जय हिंद दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि कैसे महाप्रलय आती है और हम सब मानवों का भविष्य में अंत हो जाता है। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे जाकर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भगवान ने हम सभी लोगों को अपनी जान बचाने के लिए इन सभी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार दिया है जो अन्य किसी जीवित प्राणी में नहीं है। वह हथियार दिमाग अर्थात बुद्धि है। ये सारी घटना जो मैंने आपको बताई हैं ये सभी हजारों सालों बाद भविष्य में घटित होगी, अर्थात तब तक हम चाहें तो इन सारी घटनाओं का समाधान किसी नए ग्रह पर घर बसाकर पृथ्वी को छोड़कर इन सभी घटनाओं से बच सकते हैं। भगवान के इस दिमाग रूपी हथियार का इस्तेमाल हम लोग एक दूसरे के विरुद्ध ही करते हैं। ना जाने कितने ही साइंटिस्ट मिलकर मानव सभ्यता को समाप्त करने वाले हथियारों जैसे मिसाइल उपाधि के निर्माण में लगे हुए हैं। एक आंकड़े के अनुसार वर्तमान में जितने कुल साइंटिस्टों ने मानव सभ्यता को बचाने के कार्य, चाहे वो किसी बीमारी की वैक्सीन बनाने में हो, चाहे स्पेस में मानव को पहुंचाने की बात हो या फिर किसी लाइलाज बीमारी का इलाज करने की बात, अभी तक मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर वर्तमान स्थिति तक मानव सभ्यता को पहुंचाने में जितने साइंटिस्टों ने योगदान दिया उनसे करीब 4 से 5 गुना साइंटिस्ट मानवों को ही नष्ट करने वाले हथियारों को बनाने में लगे हुए हैं। हम मानव थोड़ी सी जमीन हथियाने के चक्कर में जो महाप्रलय हम सब की ओर आ रहा है उसे नज़रअंदाज कर रही है। ये महाप्रलय ना तो भारत को देखेगा, ना चीन, ना पाकिस्तान, ना अमेरिका, ना रूस, ना ही हिंदू, ना ही मुस्लिम, ना पंजाबी, किसी को नहीं देखेगा। ये सभी को न्यायपूर्वक मारेगा एवं सभी का अंत करेगा। अगर हम ऐसे ही एक दूसरे को मारने में लगे रहे तो निश्चित ही हम सभी मारे जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक अगर आज तक मानव सभ्यता एक भी युद्ध नहीं लड़ती तो आज हम इतने विकसित हो चुके होते कि आजकल के बच्चे अपने खुद के स्पेसशिप में बैठकर सौरमंडल के भी बाहर घूम कर आ जाते और अपनी माँ से कहते, माँ हम तो सिर्फ मंगल ग्रह पर घूमने गए थे। और उनकी माँ उनसे कहती, बेटा मंगल ग्रह तक तो ठीक है, इसके आगे मत जाना, क्योंकि अगर सौरमंडल के बाहर घूमने जाओगे तो भूत आ जाएगा। इसके अतिरिक्त आज जो देश छोटे से जमीन के टुकड़े पर लड़ते हैं वे देश आज आकाशगंगाओं का बंटवारा कर रहे होते। चीन कहता 5 आकाशगंगा मेरी हैं और भारत कहता नहीं मेरी है। अब आपको यह ना समझ आ रहा होगा कि आखिर हमारी उन्नति का युद्ध से क्या संबंध है, तो सुनिए। जब कोई युद्ध होता है तो उस युद्ध में जब भी सैनिकों की कमी पड़ती है तो छोटे छोटे बच्चों को जबरदस्ती युद्ध भूमि पर युद्ध करने के लिए भेज दिया जाता है। अब उन बच्चों का भविष्य किसे पता, उनमें से कितने ही बच्चे भविष्य के महान साइंटिस्ट बन जाते और विश्व के इतने सारे युद्धों में ना जाने कितने ही साइंटिस्ट बचपन में ही मारे गए और ऐसे कितने ही खोजे, कितने ही आविष्कार नहीं हो पाते। जैसे तैसे कुछ आविष्कार हो पाते तो लोग स्वार्थ के लिए उन्हें दबा देते। जैसे निकोला टेस्ला ने एक ऐसे टावर का आविष्कार किया था जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से अपरिमित तथा अथाह बिजली बना सकता था। यह टावर इस बिजली की पृथ्वी की ऊपरी परत में डाल देता जिसे संसार के किसी भी कोने से बिना तार के भेजा जा सकता था। लेकिन उस समय के व्यापारियों ने उनके इस प्रोजेक्ट पर पैसे नहीं लगाए, क्योंकि यदि यह आविष्कार हो जाता तो मानवों को बिजली तो अत्यंत सुगम हो जाती, परंतु विश्व में फैली समस्त तार तथा बिजली कंपनियां बंद हो जाती, क्योंकि निकोला टेस्ला के इस आविष्कार से लोगों को मुफ्त में बिजली मिल जाती। ऐसे ना जाने कितने ही आविष्कार थे जो भूतकाल में ही रह गए। चलिए अब जानते हैं कि इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को। हमने यह तो जान लिया है कि मानव सभ्यता के एक ना होने के कारण हमने कितनी परेशानियां झेली हैं। चलिए अब जानते हैं कि यदि संपूर्ण मानव सभ्यता एक हो जाए तो क्या होगा। चलिए मान लेते हैं कि किसी विश्व नेता या प्रधानमंत्री ने, किसी देश के राष्ट्रपति ने मेरी यह वीडियो देख ली और वह मानव सभ्यता को एक करने का विचार उसके मन में आया है। उसने संपूर्ण विश्व के 7 महाद्वीपों एवं सभी 200 देशों को मेरी इस वीडियो के बारे में बताया और कल्पना के सागर में हिलोरे मारते हुए हम एक और कल्पना करते हैं कि उस देश के प्रधानमंत्री ने यह प्रस्ताव यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पारित भी कर दिया और यह प्रस्ताव भी यूएनओ में पास हो जाता है तथा तो क्या सभी देश एक विश्व राष्ट्र में शामिल होंगे? जी नहीं, क्योंकि संपूर्ण मानव सभ्यता में विभिन्न प्रकार की मानसिकता वाले लोग रहते हैं। तो क्या हमारा विश्व राष्ट्र नहीं बन पाएगा? नहीं, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि कुछ लोगों की मानसिकता अलग होती है, सभी की नहीं। अगर एक और कल्पना के साथ मान लेते हैं कि विश्व के 30 देश हमारे विश्व राष्ट्र में सम्मिलित हो भी जाते हैं तो उन देशों में अधिकतर देश गरीब व पिछड़े होंगे, क्योंकि उनके पास वैसे भी मरने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होगा, तो वो तो हमारे विश्व राष्ट्र में सम्मिलित होंगे। चलिए मान लेते हैं कि यह मेरी वीडियो और यह मेरी सोच विश्व की जनता को बहुत पसंद आती है और विश्व की संपूर्ण जनता एक विश्व राष्ट्र बनाने के अपने अपने देशों की सरकारों पर दबाव बनाती है। तब जिन जिन देशों में लोकतंत्र स्थापित है वहाँ की सरकारों को हमारे विश्व राष्ट्र में सम्मिलित होना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता की मांग को प्राथमिकता दी जाती है।
अब मान लेते हैं कि लोकतांत्रिक देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, जर्मनी आदि देश भी हमारे विश्व राष्ट्र में सम्मिलित हो जाते हैं। अब क्या होगा? क्या हम बाकी के बचे हुए देशों को युद्ध के जरिए हमारे विश्व राष्ट्र में सम्मिलित नहीं कर पाएंगे? नहीं, हमें जितना हो सके अहिंसात्मक मार्गों को अपनाकर हमारे विश्व राष्ट्र को बनाना है। इसके अतिरिक्त चीन, रूस, उत्तर कोरिया जैसे राष्ट्र अमेरिका के किसी विश्व राष्ट्र में शामिल नहीं होंगे। तब इन लोकतांत्रिक राष्ट्रों के राष्ट्रपतियों को हम कैसे मना सकते हैं? इन देशों से सीधे युद्ध करना बहुत ही घातक साबित होगा। इसके अतिरिक्त इन देशों पर यदि हमारे संयुक्त विश्व राष्ट्र की सेना ने आक्रमण किया और जीतने वाले भी होंगे तो भी इन देशों के पास परमाणु बम है, और यदि इनमें से किसी देश ने हमारे विश्व राष्ट्र के किसी सदस्य राष्ट्र पर हमला कर दिया तो पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर पहुंच सकती है। अर्थात युद्ध का विकल्प इन देशों पर लागू नहीं होता। तब क्या होगा? क्या हमारा विश्व राष्ट्र बनाने का सपना मात्र सपना ही रह जाएगा, या अब भी हमारे पास कोई विकल्प है? हमारे पास अभी एक और हथियार है जिसके सामने इन देशों को भी झुकना पड़ेगा, और वह हथियार बताने से पहले चाणक्य की एक नीति पर विचार करते हैं। वह नीति है, जहाँ बल कार्य नहीं करता वहाँ बुद्धि कार्य करती है। अर्थात जहाँ पर युद्ध कार्य नहीं करता वहाँ पर आर्थिक प्रतिबंध कार्य करते हैं। आर्थिक प्रतिबंध का मतलब होता है कि किसी देश के सभी प्रकार की आयात निर्यात बंद करना। वैश्वीकरण के ज़माने में कोई भी देश अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता। आर्थिक प्रतिबंध इतने घातक होते हैं कि ये किसी देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर देती हैं। अगर आपको आर्थिक प्रतिबंध के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए तो मैं इसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। चलिए अब जानते हैं आगे क्या होगा। जब उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी तब उस देश को ना चाहते हुए भी हमारे विश्व राष्ट्र में सम्मिलित होना ही पड़ेगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यदि आर्थिक प्रतिबंध इतने ही शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध में रूस पर तो 1 वर्ष से आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो रूस का आखिर क्यों कुछ नहीं बिगड़ रहा है? शांत बच्चा शांत। अपने मन रूपी समुद्र में इतने सवालों रूपी लहरों को शांत करने के लिए मेरे पास अभी बहुत सारे तूफान हैं। चलो इसका उत्तर भी मैं अब आपको बता देता हूँ। रूस यूक्रेन युद्ध भले ही अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हों, किंतु इस परिस्थिति में भी भारत, चाइना, उत्तर कोरिया, ईरान, बेलारूस, पाकिस्तान, सीरिया, उज्बेकिस्तान जैसे देश लगातार रूस से तेल खरीद रहे हैं, और बदले में रूस को अपनी अर्थव्यवस्था में पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। इसके अलावा ईरान तो उसे हथियार एवं खाद्यान्न की आपूर्ति लगातार कर रहा है तथा चीन और भारत लगातार उसे दवाइयों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर कोरिया ने तो अपनी सेना तक रूस को दे दी है। इन सभी वजहों से रूस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं उनका रूस पर कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे विश्व राष्ट्र में इन देशों को शामिल करने के लिए आर्थिक प्रतिबंध हम केवल उन्हीं देशों पर लगा सकते हैं जो देश हमारे विश्व राष्ट्र के किन्हीं भी देशों पर निर्भर हों। तो क्या जो देश स्वयं आत्मनिर्भर हों, कैसे उन्हें हमारे विश्व राष्ट्र में सम्मिलित करेंगे? इसका भी उपाय है। हम उस देश की जनता में हमारे विश्व राष्ट्र के बारे में सारे लाभ बताकर उस देश की जनता को अपने पक्ष में कर सकते हैं, और यदि मान लिया जाए कि ये सभी हथियार उस देश पर नाकाम सिद्ध हो रहे हैं तो भी हमारे पास एक ऐसा हथियार है या कहीं ब्रह्मास्त्र है जो उस देश को झुकने पर मजबूर कर देगा, और वह हथियार है वायरस। जी हाँ, हम किसी वायरस को बनाकर उस देश में फैला सकते हैं और उस वायरस को वैक्सीन के बदले उस राष्ट्र को विश्व राष्ट्र में सम्मिलित होने की शर्त रख सकते हैं। मैं जानता हूं कि यही एक अमानवीय हथियार है तथा इसका उपयोग करने पर हजारों लोगों की जानें जाएंगी, और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और इसके अतिरिक्त इस वायरस रूपी ब्रह्मास्त्र का उपयोग हम तब करेंगे जब बात हद से ऊपर चली जाएगी। इसके अतिरिक्त और भी हथियार हैं जिससे किसी देश को झुकाया जा सकता है, जैसे उस देश में नकली नोट छपवा कर हम उस देश में मुद्रास्फीति ला सकते हैं जो उस देश को झुकाने पर मजबूर कर देगा। इसी देश को बर्बाद करने की मेरे पास इतने सारे उपाय हैं कि वह देश बर्बाद हो ही जाएगा आखिर में। इसके बारे में भी मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। चलिए, अब बहुत सारी कल्पनाएं हो गई हैं, अब यह जानते हैं कि क्या हो अगर सारी दुनिया एक हो जाए। सबसे पहले सारी दुनिया के सभी देश यदि एक हो जाएं तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये कि सेना की ज़रूरत किसी राष्ट्र को नहीं होगी। अर्थात अब जो पैसा सेना पर खर्च किया जाएगा वो अब बचेगा, और यह पैसा इतना होगा कि एक माह के भीतर सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं भुखमरी बेरोजगारी के जीवन कुछ सालों से जी रहे थे वो अब समाप्त हो जाएगा, और अब इस पैसे से बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से बाहर आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त अब दूसरा फ़ायदा वो ये होगा कि समस्त विश्व के साइंटिस्ट जो रक्षा उपकरणों जैसे मिसाइल, तोप, टैंक, परमाणु बम आदि बनाने में लगे हुए थे वे सारे साइंटिस्ट अब स्पेस मिशन में लग जाएंगे, और अब
स्पेस मिशन तेज़ी से बढ़ने लगेगा। इसके अतिरिक्त पहले जहां प्रत्येक देश की अपनी एक अलग स्पेस एजेंसी होती थी, वे सभी एक दूसरे में विलय हो जाएंगी और हम तेज़ी से स्पेस के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। जो साइंटिस्ट दूसरे देशों को तबाह करने में अपना समय लगा रहे थे, वे साइंटिस्ट अब मानवता के कल्याण के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये होगा कि हम बिना किसी वीज़ा या पासपोर्ट के विभिन्न देशों में घूम सकेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे विश्व राष्ट्र में जो थोड़ी बहुत सेना होगी, वह प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की मदद करेगी। अब सारे विश्व के डॉक्टर एक साथ मिलकर विभिन्न बीमारियों के खिलाफ दवाएं बना पाएंगे और शुरू में जो हमने भयानक प्राकृतिक आपदाओं के बारे में विचार किया था, वे सभी आपदाएं आने के पूर्व ही मानव इन सभी से बचने का उपाय निकाल लेगा। कुल मिलाकर अगर हमारा विश्व राष्ट्र बनता है तो संपूर्ण विश्व बहुत तेज़ी से विकसित होगा। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना कि अब आपको दूसरा किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।